आई एम इन इंदौर एंड अभी मैं घर से बाहर निकली हूँ वो इसलिए बिकॉज सून आई विल बी टेकिंग एन इंटरव्यू ऑफ इंदौर CMHO दैट इज चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर प्रवीण जड़िया जी। एंड जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंदौर जो है वो हॉटस्पॉट शहरों में से एक है इंडिया के। कोविड-19 के केसेस यहाँ पे बढ़ रहे हैं, तो उसका क्या रीज़न है, हॉस्पिटल्स की क्या सिचुएशन है और लॉकडाउन 4 में अब क्या होगा, क्या लोगों को सावधानी बरतनी है, ये सारी चीज़ें जानने के लिए, आपके और मेरे सवाल जितने भी उनका जवाब जानने के लिए मैं इंटरव्यू लेने वाली हूँ। आई एम ऑन माई वे। So here I am with Indore's Chief Medical Health Officer, Dr. Praveen Jadia ji. Sir, thank you so much for talking to NetBuzz. थैंक यू। सर, इंदौर जो है वो हमेशा स्वच्छता के नाम से जाना गया है, मगर आज ऐसी स्थिति है कि इंदौर को कोविड-19 के हॉटस्पॉट शहरों में से एक जाना जा रहा है। तो इसकी क्या वजह है और कैसी ये शुरुआत हुई? देखिए, ये चीन के जो वुहान शहर से शुरू हुआ था कोरोना या कोविड-19 जिसे हमें कहना चाहिए, वो धीरे धीरे स्प्रेड होता गया और विश्व के लगभग सारे देशों में ये पहुंच गया और WHO के द्वारा इसे पैंडेमिक भी घोषित किया गया। इंदौर भी इससे अछूता नहीं रहा और इंदौर में भी इसके केसेस पाए गए। इंदौर में काफ़ी डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण और बिजनेस कैपिटल होने के कारण यहाँ पर लोगों का आवागमन बहुत ज़्यादा होता है। डेंसिटी इतनी ज़्यादा है कि जिन एरियाओं में ये पाया गया वहाँ पे जब हम लोगों ने सर्वे किया और लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की तो एक एक घर में, एक एक कमरे में 12 से 16 लोग भी पाए गए। तो यदि एक व्यक्ति जब इन्फेक्ट हुआ तो उसने इतनी तेज़ी से स्प्रेड किया और एक घर में 12-16 लोग, 20 लोग तक इन्फेक्ट हुए। तो स्प्रेड बड़ी जल्दी हुआ और बड़ी तेज़ी से हुआ। स्प्रेड कहाँ से आया, ये प्राइमरी सोर्स तो ट्रैवलिंग सोर्स कहीं नहीं मिला हमें, परंतु स्प्रेड जब एक बार हो गया तो फिर बड़ी तेज़ी से वहाँ पहुँचा और फिर उसे कंट्रोल करने में हमें थोड़ा टाइम लगा। इंदौर का जो टाटपट्टी बाखल एरिया है वहाँ से इनिशियली शायद ये शुरुआत हुई थी और हम ये इंसिडेंट कभी नहीं भूल सकते कि वहाँ के जो लोग थे उन्होंने डॉक्टर्स पर हमला किया। तो ऐसी क्या वजह थी कि ऐसा हुआ एंड अब वहाँ की सिचुएशन क्या है? शुरुआत में हमें काफ़ी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा जब हमने टाटपट्टी बाखल में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का काम करना शुरू किया। यहाँ तक कि जो इंसिडेंट्स आप याद दिला रहे हैं वहाँ पर हमारे डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स की टीम पर पथराव भी हुआ, उनके साथ मारपीट भी हुई, यहाँ तक कि उनको दौड़कर अपनी जान भी बचानी पड़ी। लेकिन हमारी टीम बिल्कुल दृढ़ निश्चयी थी, प्रशासन ने बहुत साथ दिया। दूसरे दिन ही सभी की गिरफ्तारी हो गई और सुरक्षा बलों की हमें तुरंत तैनाती की गई। हमारी वही टीम दूसरे दिन पुनः उसी जगह पर गई और उन्हीं लोगों ने, जिन लोगों ने उनका विरोध किया था, उन लोगों ने उनका स्वागत किया और हमारी टीम लगातार वहाँ काम करती रही। और काम करने का परिणाम ये रहा कि अभी पिछले 10 दिनों से वहाँ कोई भी केस पाया नहीं गया है और वहाँ के जितने भी पॉजिटिव लोग थे वो सारे के सारे लोग अब नेगेटिव होकर अपने घर पर वापस आ गए हैं। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। लॉकडाउन 1 से लेकर लॉकडाउन 4 आ चुका है, तो जनता में क्या बदलाव आया है, कितनी सपोर्टिव हो गई है अब? पहले जो शुरुआत की स्थिति उसमें ये था कि लॉकडाउन 1 की जब बात थी तो लोग वह ना तो लॉकडाउन 1 का पालन कर रहे थे, ना ही वो अपना आइसोलेशन कर पा रहे थे खुद को, ना ही वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे। साथ ही वो अपने लक्षणों को छुपा रहे थे, बड़ी देर से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे थे, जिससे जो लोग हमारे पास आ भी रहे थे उनको ट्रीट करने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। उससे ये हो रहा था कि हमारी मोर्टेलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा थी। अब ये हो रहा है, आज अगर हम लॉकडाउन 3.0 की बात करें तो लोग बाग खुद आगे आ रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे फ़ोन आते हैं कि हमें सर्दी खांसी हो गई, हमें कहाँ दिखाना चाहिए। इसके अलावा हमारी सर्वे टीम जो 1726 हमने टीम लगाई हैं, इतनी अधिक संख्या में सर्वे टीम लगाने का ये फ़ायदा हुआ कि लोगों ने घर घर जाके लोगों को ढूंढा और जितने भी इनमें से लक्षण वाले लोग थे इन्हें बाहर निकाला और बाहर निकालने के बाद उनको टेस्ट किया, उनके सैंपल्स लिए और जो भी प्रारंभिक लक्षण थे तभी से उनके उपचार शुरुआत कर दी ताकि उनके लक्षण बढ़ने ना पाए। उसका फ़ायदा आज ये हुआ कि आज हमारी रिकवरी रेट 45 से ऊपर हो चुकी है और हमारी डेथ रेट 4 से कम हो गई है। क्या बात है सर। लॉकडाउन 4 आ चुका है एंड एक जो जनता के मन में बड़ा सवाल है वो ये है कि अभी भी इतने केसेस निकल के आ रहे हैं,
तो ये कैसे हो रहा है एंड उसमें एसिम्प्टोमेटिक केसेस भी हैं? ये मैंने जैसा आपको बताया कि हमारी 1726 टीमें लगी हुई हैं जो कि टीम सर्वे कर रही हैं, घर घर जाकर ढूंढ रही हैं। तो केसेस हम अधिक मात्रा में निकाल रहे हैं और कम से कम जो लक्षण वाले केसेस हैं उनकी भी हम जांच कर रहे हैं। तो चूँकि हम ज़्यादा टेस्ट कर रहे हैं, ज़्यादा लोगों तक हमारी पहुंच हो गई है और ज़्यादा केसेस की हम सभी स्क्रीनिंग कर रहे हैं और टेस्टिंग कर रहे हैं। तो जब ज़्यादा केसेस का हम परीक्षण करेंगे तो केसेस ज़्यादा निकलेंगे। तो पॉजिटिव केस निकलने से कोई नुकसान नहीं है, बल्कि बहुत अच्छी बात है जो हम अधिक टेस्ट कर रहे हैं। अधिक पॉजिटिविटी आने की कोई चिंता की बात नहीं है। जितने भी हमारे केसेस आ रहे हैं उनमें अधिकांश एसिम्प्टोमेटिक होते हैं और जो सिम्प्टोमेटिक भी हैं उन्हें प्रारंभिक स्तर पे ही है यदि हम जांच लेते हैं तो बहुत अच्छी बात ये रहती है कि उनको ट्रीट करने में बड़ी आसानी हो जाती है और उन्हें बहुत जल्दी हम उपचार करके डिस्चार्ज भी कर देते हैं। प्लाज्मा थेरेपी जो है वो अभी एक मतलब उभर के आया है कि इससे जल्दी ट्रीटमेंट हो रहा है, तो क्या हम इंदौर में प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग कर रहे हैं? प्लाज्मा थेरेपी का जहाँ तक सवाल है, WHO के द्वारा इसे एक्रेडिट किया गया है और अधिकृत रूप से हमारे मेडिकल कॉलेज में इसका उपयोग हो रहा है और मेडिकल कॉलेज में इसके अभी तक काफ़ी मरीजों को उपचार देने के बाद इसको सफलतापूर्वक उन मरीजों में इसका उपयोग भी किया जा चुका है। हमारे कई जो लोग ठीक होकर यहाँ से गए थे उनमें से कुछ चिकित्सक भी हैं, एक हमारे IPS ऑफिसर भी हैं जिन्होंने ठीक होकर जाने के बाद प्लाज्माफेरेसिस की पद्धति के द्वारा प्लाज्मा दिया है और कुछ अन्य मरीजों को इसको लाभ भी पहुँचाया है। हॉस्पिटल्स की अगर हम बात करें तो ऐसा सुनने में आया है कि कहीं वेंटिलेटर्स नहीं है। इनफैक्ट अभी गोकुल दास हॉस्पिटल का जो केस हुआ वहाँ पे लाइसेंस ले लिया गया है। तो अभी क्या एक्चुअल सिचुएशंस है हॉस्पिटल्स की? देखिए, ऐसा नहीं है कि हमारे पास वेंटिलेटर्स की बहुत अधिक कमी है। जो हमने प्रोजेक्ट करके रखा हुआ है, जो देख रखा है कि इतनी संभावना हमारे पास है, उस मात्रा में हमारे पास वेंटिलेटर्स उपलब्ध है। और ये जो मैक्सिमम प्रोजेक्शन हम कर रहे हैं कि अगर कभी बहुत बड़ा पीक आया तो उस स्थिति से निपटने के लिए भी जो एक संभावित बेड संख्या है वो भी हमने तैयार कर रखी है। और उसके लिए जो ICU बेड, ऑक्सीजन बेड्स और वेंटिलेटरी बेड्स, इतना हमने जो अनुमान किया हुआ है वो लगभग हमारे पास तैयार है। हाँ, ऐसा सुनने में आ रहा है क्योंकि जुलाई में जो है वो एक हो सकता है प्रेडिक्शन लिया है कि केसेस बढ़ सकते हैं। तो क्या इंदौर उसके लिए तैयार है? जी बिल्कुल, हमारी पूरी तैयारी है और उस समय तक आने तक हम लोग जो एग्जाम्पलरी पीक है, यदि हम वो मान के चले कि ये पीक आएगी, तब तक हम वो एक अनुमानित संख्या में हम अपने बेड्स और वेंटिलेटरी बेड्स उसके तैयार कर पाएंगे। दूसरे ऐसे मरीज़ हैं जो जिनको कुछ और बीमारी है कोरोना के अलावा, उनका ट्रीटमेंट अच्छे से हो रहा है हॉस्पिटल? जी, जो अभी इंदौर में ग्रीन, रेड और येलो जोन की पद्धति बनाई गई है, उसमें काफ़ी बेहतर तरीके से ग्रीन जोन में उन लोगों को एडमिट भी किया जा रहा है और उपचारित भी किया जा रहा है। तो कब तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो कोरोना का कर्व है वो फ्लैटन हो जाएगा या हम ये चेन को तोड़ पाएंगे? कर्व लगभग फ्लैटन हो रहा है और आप ये मान के चलें कि यदि यही रफ्तार रही तो अगले 15 दिनों में हम काफ़ी बेहतर स्थिति में आ जाएंगे। और जनता से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है? एक बार लॉकडाउन खुलने के बाद उनको किन चीज़ों का पालन करना चाहिए? वर्तमान में तो अभी जो लॉकडाउन 4.0 चालू हुआ है उसमें मेरी उम्मीद लोगों से यही है और निवेदन भी यही है आप लोगों के माध्यम से कि वो लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें। ये 14 दिन बहुत महत्वपूर्ण है और वो पूरी तरह से अपने आप को घर में ही रखें। घर के अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, यथासंभव मास्क का उपयोग करें। लॉकडाउन जब खुलेगा उस वक्त जो एहतियात बरतने के निर्देश दिए जाएंगे वो तब की बात है, लेकिन अभी 14 दिन अपने आप को संयम में रखें और लॉकडाउन के निर्देशों का पालन करें।